शांति नगर नाम के एक गांव में गणेश नाम का एक किसान रहता था। उनकी बेटी काम्या थी। गणेश की खेती बहुत अच्छी चल रही थी। खेती से उन्हें अच्छा पैसा मिल जाता था। इस बार गणेश ने अपने खेत में चावल की फसल उगाई थी। काम्या और गणेश एक साथ बहुत खुश थे। हरी फसल भी पूरी तरह पक चुकी थी। अगले दिन गणेश हरी फसल काटने के लिए खेत जा रहा था। उसी रात बेमौसमी बारिश आती है। गांव की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तब तक गणेश के पास बचा हुआ सारा पैसा खत्म हो जाता है। पैसे खत्म होने के बाद गणेश के घर में खाना खत्म हो जाता है और गणेश की तबीयत भी खराब हो जाती है और वे दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता है। फिर घर की सारी जिम्मेदारियां काम्या के सर पर आ जाती हैं। काम्या जंगल से लकड़ियां काटकर लोगों को बेचती थी, जिससे उनका घर का खर्च चल रहा था और उसके पिता की दवाइयां आ जाती थीं। एक दिन उसके पिता खांसने लगे। काम्या उनके पास पानी ले जाती है और गणेश को पानी देती है। पापा क्या हुआ? थोड़ा पानी पी लीजिए। बेटी, मेरी 1 महीने से दवा खत्म हो गई है, इसीलिए खांसी बढ़ गई है। पापा, जंगल में एक भेड़िया घूम रहा है। उसने कुछ लोगों को मार डाला है, इसीलिए मैं 1 महीने से जंगल नहीं गई। और अगर लकड़ियाँ नहीं आएंगी तो पैसे कैसे आएंगे? चिंता मत करें, मैं कुछ करती हूँ। बेटी, अपना ख्याल रखना, जंगल जाने की जरूरत नहीं है। काम्या कुछ नहीं कहती और वहाँ से उठ जाती है और जंगल में लकड़ी काटने जाती है। काम्या जैसे ही जंगल के अंदर जाती है, काम्या इधर उधर देखती है। काम्या डर जाती है क्योंकि ये वही जंगल था जहाँ उस भेड़िए ने लोगों को मार डाला था। काम्या कुछ सूखी लकड़ियों को तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लेती है। जैसे काम्या लकड़ी तोड़ती है, तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और तेज बारिश होने लगती है। काम्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी भेड़िया आ जाता है। हे ऊपर वाले, ये भेड़िया कहाँ से आ गया? भेड़िए ने मुझे कच्चा चबा दिया तो मेरा क्या होगा? इतना कहकर काम्या वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उसकी एक पत्थर से ठोकर लग जाती है। काम्या एक गड्ढे में गिर जाती है और दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। काम्या थोड़ा आगे बढ़ती है। हे ऊपर वाले, मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ तो लोगों को पकाकर खाया जा रहा है। चाहे वे लोग मुझे आग में पकाकर खा भी लें। हे ऊपर वाले, मेरी सहायता कर। काम्या के इतना कहते ही कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। काम्या को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। फिर वे काम्या को एक बड़ी कड़ाही में गर्म उबलते पानी में डालने के लिए ले जाते हैं। अरे छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? दिमाग तो ठीक है, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो लोग काम्या की बात नहीं मानते और काम्या को खौलते पानी की तरफ ले जाते हैं। काम्या रोते हुए कहती है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। मेरे पिता घर पर अकेले हैं, वे मेरे बिना कैसे रहेंगे? कोई मुझे बचाए, कोई मेरी मदद करे। मैं आज जंगल में क्यों आई थी? काम्या के बोलते ही वहाँ परी प्रकट हो जाती है। फिर परी पाताल के लोगों से बात करती है। रुको तुम लोग। परी के इतना कहते ही वे एक पल के लिए रुक जाते हैं। परी अपने जादू से काम्या को लेकर किसी सुनसान जगह चली जाती है। काम्या रोते हुए कहती है, मैं कहाँ आ गई? मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अपने पापा के पास जाना है। घर में उनकी तबीयत खराब है। रो मत, चिंता मत करो, हम यहाँ आए हैं। हम भी आपकी तरह यहाँ फंस गए हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से जरूर निकालेंगे। हम पर विश्वास करें। ये कहकर परी अपने जादू से एक जादुई फ्रॉक बनाती है और काम्या को वो फ्रॉक पहनने को कहती है। काम्या फ्रॉक पहनती है। तब परी उसे कहती है कि काम्या, एक जादुई फ्रॉक है जिसकी मदद से आप गायब हो सकती हैं। तुम आकाश में उड़ भी सकती हो और जो कुछ भी आप इसे मांगोगी, ये आपको वही चीज देगा। हाँ, इस फ्रॉक को कभी गलत इस्तेमाल ना करना, नहीं तो ये फ्रॉक आपको बर्बाद कर देगी। फिर परी कहती है, अब तुम इस फ्रॉक के सहारे पहले पाताल लोक को छोड़ दो, उसके बाद अपने घर जाओ और गणेश की बीमारी का इलाज करो। परी के इतना कहते ही काम्या उस जादुई फ्रॉक की मदद से उस नर्क से बाहर आने को कहती है। तभी एक उजाला होता है और काम्या तुरंत बाहर आ जाती है और उसके बाद वे अपने घर चली जाती है। घर जाकर काम्या उस जादुई फ्रॉक से अपने पिता की बीमारी ठीक करने के लिए कहती है और उसके पिता तुरंत ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद वे अपने घर की आर्थिक स्थिति को
पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जादुई पेड़। उदयपुर नामी गांव में दो पति पत्नी शंकर और रचना अपनी माता के साथ रहते थे। रचना को अपनी सास से बहुत लगाव था, परंतु सास उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी क्योंकि रचना ढेर सारा जहेज नहीं लाई थी। सुनिए जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलें ताकि जो भी समस्या हो समय पर उसका इलाज किया जा सके। शंकर कहता है, हाँ रचना, तुम तैयार हो जाओ, मैं पहले तुम्हें दवा ला देता हूँ, फिर मैं काम पर चला जाऊंगा। अरे बेटा, इसका तो काम यही है, हर वक्त बाहर निकलने के बहाने तलाश करती है। तू निराश मत हो और काम पर जा मेरा बच्चा, ऐसे अशांत मत हो जाया कर। रचना अपनी सास की बात सुनकर चुपचाप घर के काम करने लगती है, क्योंकि जब उसकी सास एक काम से मना कर देती थी तो उस काम का मतलब इनकार ही होता था। अरे माँ, रचना मेरी पत्नी है, उसकी चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बस नजदीक ही तो है डॉक्टर साहब की दुकान, हम तुरंत जाकर वापस आ जाएंगे। चलो रचना। वही शंकर रचना का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाता है। ये सब देखकर उसकी माँ का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। अरे कल मुही, एक दफा इसे तो मैं ठीक करती हूँ, एक तो बाप के घर से फूटी कौड़ी नहीं लाई, दूसरा दिन रात बस बहाने बनाती रहती है। जब रचना घर वापस आती है तो उसकी सासू माँ, जो पहले से प्लान बनाकर बैठी थी, उसके आते ही ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगती है, हाय मेरा पेट, हाय हाय मेरे शरीर से जान निकल रही है। माँ जी क्या हुआ आपको? माँ जी बताएं क्या हुआ? रचना तुरंत भागकर अपनी सास के पास जाकर पूछती है, पर वो चिल्लाए जाती है। इतने में पड़ोसी भी आवाज सुनकर जमा हो जाते हैं। इस नास पेटी को मैंने तरस खाकर बहू बनाया, अब यही मेरी जान की दुश्मन बन बैठी है। पता नहीं मुझे खाने में क्या मिलाकर खिला दिया है। ऐ ऊपर वाले, मुझसे कौन सा ऐसा पाप हुआ था जिसके कारण ये मनहूस मेरे गले पड़ गई। माँ जी, मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया, बल्कि खाना तो हम दोनों ने मिलकर बनाया था और फिर सबने एक साथ मिलकर खाया था। जरूर आपको कोई और चीज खाने से दर्द हुआ होगा। अरे इसको मेरे घर से निकालो, वरना ये ऐसे ही नाटक करके मेरी जान ले लेगी। वहीं सारी पड़ोस ने रचना को धक्के मारकर घर से निकाल बाहर करती हैं। वो रोती हुई अपने मायके चली जाती है। शंकर मुझे लेने जरूर आएंगे, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। रचना अपनी कुटिया में बैठकर खुद से बातें कर रही थी, पर एक हफ्ता गुजर जाता है और शंकर उसे लेने नहीं आता। अब तो रचना भी निराश हो जाती है। वह खुद से अपने ससुराल जाने का फैसला करती है। वो जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शंकर अपने बॉस की बेटी के साथ फेरे ले रहा था। रचना रोते हुए घर वापस लौट आती है। वो अपनी कुटिया में बैठकर रो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है, रचना, रचना मत रो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। कौन है? रचना डर के हकलाते हुए बोलती है। तभी उसके सामने एक परी आती है जो बहुत सुंदर थी और उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। ये मैं हूँ, नीलम परी, जो किसी को भी निराश और अशांत देखकर उनकी मदद करती है। अच्छा, तुम मेरी मदद कैसे करोगी नीलम परी? तुम्हारे घर के पीछे एक बाग है, उसमें एक आम का पेड़ है जिसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम वहाँ से फल तोड़कर बीजना और अपना गुजर बसर करना। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है नीलम परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही फल तोड़कर मार्केट जाकर बेच आती हूँ। वह रचना वहाँ से आम तोड़ती
और मार्केट जाकर बेच आती। इसी तरह उसके पास खाने पीने का सामान लाने के पैसे आ जाते। वही वो धीरे धीरे अमीर होने लगी और अपनी कुटिया से निकलकर शानदार सा घर खरीदकर उसमें आ गई। उसकी सास अपनी अमीर बहू लाकर घर में ढेर सारा जहेज तो ले आई, पर उसमें अच्छे संस्कार नहीं थे। माँ कहती है, बहू मुझे भोजन दे दो, भूख से जान निकली जा रही है। क्या है बुढ़िया, शांति से सोने देती है या नहीं? जीना हराम कर रखा है। भोजन दे दो, भोजन दे दो, हाथ नहीं टूटे तेरे। जा और जाके खुद भोजन बनाकर खा ले। दोबारा मेरी नींद खराब की ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी, याद रखना। नई बहू से बेइज्जती करवाकर वो चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल आती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है। ये मुझसे कैसा पाप हो गया। इतने अच्छे संस्कारों वाली और लोगों को ज्ञान देने वाली हीरे जैसी बहू खोकर दौलत की चमक दमक के कारण इतनी बदतमीज और मुंह फट लड़की को बहू बना लाई। पता नहीं रचना किस हाल में होगी। उसके तो माता पिता भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ रह रही होगी। शंकर की माँ अशांत होकर रोते हुए सोचती है। वह शंकर घर आता है और अपनी माँ को रोता देखकर निराश हो जाता है। मामा क्या हुआ? माँ रो क्यों रही हो? शंकर बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी पहली पत्नी पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। वो तो बहुत अच्छी थी, मेरा इतना ख्याल रखती थी, परंतु ये अमीरजादी तो मुझे खाना भी नहीं पूछती। माँ की बात सुनकर शंकर गुस्से से अपने कमरे में जाता है और अपनी नई पत्नी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बेइज्जती करने की? अरे जाओ, दिमाग मत खराब करो, बल्कि अभी के अभी मेरे घर से निकलो दोनों माँ बेटा। ये तुम्हारा नहीं हमारा घर है, तुम निकलोगी यहाँ से। भूलो मत, तुमने शादी के समय ये घर मेरे नाम कर दिया था। अब निकलते हो या धक्के मार कर निकालूं? वहीं वो दोनों माँ बेटा घर छोड़कर आ जाते हैं और रास्ते में निराश होकर बैठ जाते हैं। रचना फल बेचकर आ रही होती है कि उसकी नजर उन पर पड़ती है। माँ जी, शंकर, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? रचना, मुझे क्षमा कर दो। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी, जो तुम जैसे हीरे की कदर न कर सकी। नहीं माँ जी, ऐसे ना कहे। चले आप मेरे साथ मेरे घर चले। वही रचना उनको लेकर अपने घर आ जाती है और सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। परी का जादुई लहंगा। गोपाल नाम के राज्य में दो लड़कियां शीतल और कामिनी अपने माता पिता के साथ रहती थीं। शीतल एक अच्छे संस्कारों वाली समझदार लड़की थी, जबकि कामिनी बहुत मगरूर और नकचढ़ी लड़की थी। शीतल की माँ राधा की मृत्यु के बाद उसके बाप विजय ने किरण से दूसरी शादी कर ली थी। किरण ने पहले पहल तो शीतल से बहुत प्यार जतलाया, परंतु धीरे धीरे वो उसे सौतेली बेटी समझकर अत्याचार करने लगी। एक दिन शीतल घर के गार्डन में बैठी थी कि कामिनी वहाँ आती है। अरे शीतल, चल उठकर मेरी ड्रेस प्रेस कर, कल मुझे पार्टी पर पहननी है। और हाँ, अगर मेरी सुंदर सी ड्रेस जरा सी भी खराब हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कामिनी, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं इन्हें कुछ देर नर्म जमीन पर रखना चाहती हूँ। तुम अपनी ड्रेस खुद प्रेस कर लो। मुझे मना करती है? तो रुक, तेरा मैं अभी इलाज करती हूँ। माँ, अरे माँ, इधर आओ। कामिनी जोर जोर से किरण को आवाजें देने लगती है। उसकी आवाज सुनकर किरण भी वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे अरे, क्या बात है कामिनी, काहे को इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? माँ, मैंने इससे विनती की कि मुझे मेरी ड्रेस प्रेस कर दो, पर इस महारानी ने मुझे ना सिर्फ मना किया बल्कि ये भी कहा कि मैं इसके पैरों में बाम लगाऊं। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? इसके पैरों में बाम लगाने वाली लगती हूँ मैं क्या? कामिनी की बात सुनकर किरण आग बगोला हो जाती है और कहती है,
तेरी इतनी हिम्मत तू मेरी फूल सी बेटी से पैरों में बाम लगवाने का कहे? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। इतना कहकर किरण शीतल को जोर से थप्पड़ दे मारती है तो शीतल बेचारी रोने लगती है। माँ, मैंने कामिनी से ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं तो चुपचाप बैठी थी। पर किरण उसकी बात नहीं मानती और शीतल की खूब धुलाई कर देती है। चलो माँ, छोड़ो इस करमजली को, क्यों अपना खून जला रही हो? आओ हम कमरे में चलते हैं, इसके साथ बैठकर तो मूड खराब ही करना है। कामिनी चालाकी से शीतल को मार पड़वाकर किरण के साथ कमरे की ओर बढ़ जाती है। वहीं शीतल अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, देखना ये लोग मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, और तू और पिताजी भी जैसे मुझे भूल ही चुके हो कि उनकी शीतल नामी भी कोई बेटी थी। मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, नहीं रहना। शीतल फूट फूट कर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर किरण बाहर आती है। अरे ओ करमजली, उठो और आकर किचन के सारे बर्तन धो। ये रोना धोना बाद में करती रहना। पूरी जिंदगी का तुम्हारा अब रोना ही है और हमारे साथ ही लिखा है। शीतल किरण की बात सुनकर चुपचाप जाकर किचन के सारे गंदे बर्तन धोने लगती है। वो बर्तन धो ही रही होती है कि कामिनी कहती है, माँ, मैं अपनी स्कूल पार्टी में इसको लेकर नहीं जाऊंगी। इसे देखकर मेरी सब सहेलियाँ हंसती हैं और इसके पास कोई ऐसी ड्रेस भी नहीं जिसे पहनकर ये पार्टी में एंजॉय कर सके। इसीलिए बेहतर यही है कि ये अच्छे से घर को साफ करें। हाँ ठीक है मेरी एंजल, तू चिंता ही ना कर, ये कल मुँह ही घर ही रहेगी। पार्टी पर तो बस तू जाएगी और अवार्ड जीत कर आएगी मेरी बच्ची। इतना कहकर दोनों माँ बेटियां हंसने लगती हैं और शीतल बेचारी शांत होकर बर्तन धोने लगती है। कामिनी तैयार शयार होकर पार्टी में चली जाती है। वहीं शीतल बर्तन धोकर अपने कमरे में जाती है और अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस तलाश करने लगती है, पर उसे कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं मिलती जो पार्टी पर पहनने लायक हो। ओहो, क्या मैं पार्टी पे नहीं जाऊंगी? अगर मैं पार्टी पे ना गई तो कंपटीशन में जो हिस्सा ले रखा है वो कैसे प्ले करूंगी? कहीं सब लोग ये ना समझ लें कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की और इसीलिए मैं नहीं गई। ऊपर वाले कोई राह दिखा मुझे, मेरी मदद कर। शीतल निराश होकर ऊपर वाले से प्रार्थना करती है। तभी वहाँ एक परी आती है। शीतल, मैं जानती हूँ तुम क्यों निराश हो। अब निराश होना छोड़ो और जल्दी से पार्टी पर जाने की तैयारी करो। पार्टी पर जाने की तैयारी? पर कैसे? मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं है पहनने को। ये लो, जादुई छड़ी है ये। इसे जब भी घुमाओगी ये तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हारे सामने ले आएगी। परी एक छड़ी शीतल की तरफ बढ़ा देती है, जिसे शीतल तुरंत पकड़ लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, अब तुरंत तैयार हो जाओ और पार्टी में जाओ। शीतल अपनी मनपसंद साड़ी प्रकट करवाती है। वे ढेर सारा मेकअप प्रकट करवाती है और तैयार होकर पार्टी में चली जाती है। स्कूल की लड़कियां देखकर कहती हैं, अरे वो देखो, कामिनी की बहन कितनी बढ़िया ड्रेस पहन कर आई है और कितनी सुंदर लग रही है। अरे हाँ यार, इसने तो सब लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी लड़की भी हक्का बक्का होकर जवाब देती है तो कामिनी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से शीतल की ओर बढ़ती है तो टीचर माइक पकड़कर सब लड़कियों को स्टेज पर आने को कहती है और सब लड़कियां स्टेज पर जाती हैं तो शीतल को सबसे सुंदर लड़की का अवार्ड दिया जाता है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू पार्टी में नहीं आएगी, फिर क्यों आई तू? और तुझे इतना सुंदर ड्रेस किसने दिलाया है? कामिनी गुस्से से घर आने के बाद शीतल से पूछती है। शीतल कामिनी को सब कुछ साफ साफ बता देती है और कामिनी तुरंत शीतल के कमरे में जाती है। वहाँ बैठकर झूठ मूठ कर रोने लगती है और वहाँ एक परी आ जाती है। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरे पास कोई भी सुंदर ड्रेस नहीं है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। कामिनी झूठ बोलकर मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। वे परी उसकी चालाकियाँ समझ रही थी। तुम एक झूठी और लालची लड़की हो जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हो।
तुम्हें तो बस अपने सपने पूरे करने की चाह है, माता पिता की भी जरूरत नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कामिनी गुस्से से पूछती है तो परी हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी ताकि जान सकूं कि तुम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकती हो। पर मुझे अफसोस हुआ, तुम अपने इतना प्यार करने वाले माता पिता की भी दुश्मन हो। तुम्हारी सजा यही है, तुम्हें कोई इनाम ना दिया जाए। नहीं नहीं परी, ऐसा मत करो। अब मुझे एहसास हो गया है, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दो। मैं शीतल से भी माफी मांग लेती हूँ, वो मेरी बहन है, मैं कभी उसे तंग नहीं करूंगी, न ही उसके साथ गलत होने दूंगी। ठीक है, तुम शीतल से माफी मांगो। जब शीतल तुम्हें क्षमा करेगी फिर तुम्हें भी गिफ्ट दिया जाएगा। दोनों की बातें सुनकर शीतल भी वहाँ आ जाती है। मैंने कामिनी को क्षमा कर दिया है, जो भी हो ये मेरी बहन है, इसीलिए आप भी इसे क्षमा कर दो परी जी। शीतल ने परी से कहा तो शीतल की बात मानकर परी ने कामिनी को भी जादुई छड़ी का गिफ्ट दे दिया। वे अब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सौतेली बहन। शामपुर के राज्य में दो बहनें गीता और सलोनी रहती थीं। गीता अपनी बहन सलोनी से बहुत प्यार करती थी, परंतु सलोनी गीता से जरा प्यार नहीं करती थी, क्योंकि गीता सलोनी की सौतेली बहन थी। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आती है। अरे सलोनी, मैंने सुना है जंगल के उस ओर एक गंगा बहती है और वो गंगा बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है। सलोनी गणवती की बात सुनकर बहुत हैरान होती है। गंगा लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है, पर कैसे? गणवती कहती है, हाँ, वो गंगा कोई आम गंगा नहीं, बल्कि अच्छे ज्ञान देने वालों और मन के अच्छे लोगों की मदद करने वाली है। उस गंगा में नहाने से हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। अच्छा, वाह, फिर तो मैं जरूर उस गंगा में नहाऊंगी। हाँ ठीक है, पर याद रखना, उस गंगा के पास पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से गुजरकर आगे जाना पड़ेगा। यूँ समझो, तुम्हें अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी मन की इच्छाएं पूरी करवाने के लिए वहाँ तक पहुँचना होगा। हाँ, मैं सब कर लूँगी। बस एक दफा वहाँ पहुँच गई तो सबसे पहले अपनी सौतेली नागन से पीछा छुड़वाऊंगी। ऐसे मत कहो सलोनी, गीता तुमसे बहुत प्यार करती है और कभी बुरा नहीं सोचती, तभी तो तुम्हारा हर काम बिन कहे कर देती है। अच्छा, बस, मुझे भाषण न दो तुम। सलोनी गणवती की बात सुनकर कहती है और वो तैयार होकर जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ निकल जाती है। गीता जब सोकर उठती है तो सलोनी को घर में ना पाकर निराश होकर आवाजें देने लगती है। सलोनी, सलोनी, कहाँ हो तुम? परंतु सलोनी कोई जवाब नहीं देती। वहीं गीता अशांत होकर प्रार्थना करने लगती है, ऐ ऊपर वाले मेरी बहन की रक्षा करना, वो न जाने कहाँ चली गई है, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी। सलोनी जब जंगल में पहुँचती है तो उसे एक घायल बूढ़ी औरत नजर आती है। अरे सुंदर लड़की, कृपया करके मुझे ठीक कर दो। सलोनी कहती है, अरे चल, मेरा रास्ता मत रोक, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो तुझे ठीक कर दूंगी। इतना कहकर सलोनी आगे बढ़ जाती है। वहीं उसे एक बूढ़ा सत्सिया मिलता है जो प्यासा था। बूढ़ा कहता है, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो कृपया करके। मरता है तो मर जा, वैसे भी यहाँ बूढ़े व्यक्तियों की मदद करने नहीं आई मैं। सलोनी किसी की भी मदद किए बगैर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद सलोनी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे लगातार चलने के कारण भूख महसूस हो रही थी। वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगती है तो थोड़ा सा खाकर फेंक देती है। आठू, इतना बदजायका फल है, सारा मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। ऐसे ही मैंने ये घटिया फल तोड़कर खा लिया। इतना कहकर सलोनी गुस्से से फिर चलना शुरू कर देती है। वहीं उसकी नजर पानी के बहते हुए झरने पर पड़ती है। याहू, गंगा तक पहुंच गई मैं। अब मुझे उस मनहूस गीता की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। मैं अपना एक शानदार सा महल बनवाकर उसमें अपना जीवन संपन्न करूंगी। सलोनी ढेर सारे सपने आँखों में सजाए गंगा की ओर बढ़ती है
और उसके पास पहुंचकर तुरंत गंगा में कूद जाती है। सलोनी के गंगा में नहाने के कारण सलोनी का सारा शरीर काला हो चुका था। मेरा हाथ, ये क्या हुआ मेरे शरीर को? गंगा में नहाने के कारण मेरा शरीर काला क्यों पड़ गया? ये तो अपशगुन हो गया है। वहीं सलोनी रोती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुम एक मकरूर और खड़ूस लड़की हो। तुम्हारे इस गंगा के पास से कोई मनोकामना पूरी नहीं की जाएगी। परंतु क्यों? मैं इतने कठिन रास्ते से पैदल चलकर यहाँ तक पहुँची हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकती। तुम मुझे काला बदसूरत नहीं कर सकती। क्योंकि तुमने हमेशा अपनी बहन गीता का बुरा ही चाहा है, कभी उसे अपनी बहन नहीं समझा, बल्कि यहाँ तक भी उसके लिए आई कि तुम गीता को तरसा सको और बुरा भला कह सको। ऐसी कोई बात नहीं गंगाराम, मैं गीता से बहुत प्यार करती हूँ। झूठ, तुम अपने मतलब के लिए झूठ पे झूठ बोल रही हो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम बाकी की जिंदगी ऐसे ही काली कलोटी लड़की बनकर गुजारोगी। इतना कहकर जादुई गंगा सलोनी को पूरा का पूरा काली लड़की के रूप में बदल देती है। सलोनी खुद को काला देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, परंतु गंगा उस पर दया नहीं करती। वहीं गीता उतने समय से सलोनी को घर न पाकर उसे तलाश करने जंगल के रास्ते निकल जाती है। गीता अशांत होकर जा रही थी कि रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है। ओहो माँ जी, आपको क्या हुआ? आप तो घायल हैं। रहमदिल लड़की, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मैं अपनी बहन की तलाश में घर से निकली हूँ। वो पता नहीं कहाँ चली गई है। आप प्रार्थना करना कि मुझे मेरी बहन मिल जाए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में उसके सिवा कोई सहारा नहीं। हाँ, तुम अपनी बहन से जरूर मिलोगी। बस इस सीधे रास्ते पर चलती जाओ, उसके आखिर में एक गंगा है, तुम्हें तुम्हारी बहन वहीं पर मिलेगी। आपका बहुत धन्यवाद। वहीं गीता बुढ़िया का धन्यवाद करके आगे बढ़ जाती है। वहीं उसे प्यासा व्यक्ति मिलता है जो उसे भी पानी लाकर पिलाती है और खुशी खुशी आगे बढ़ जाती है और गंगा के पास पहुंचकर कहती है, ऐ जादुई गंगा, मेरी बहन खो गई। तुम कृपा करके मुझे मेरी बहन से मिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बहन एक लालची और खड़ूस लड़की थी। उसके बुरे कामों के कारण मैंने उसे काला बना दिया है। अब ये अपनी बाकी की जिंदगी काली कलोटी बनकर ही गुजारेगी। नहीं नहीं, तुम उसे क्षमा कर दो। और सलोनी भी बोलती है, हाँ गंगा, मैं क्षमा मांगती हूँ। दोबारा कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगी, ना गीता को बुरा भला कहूँगी। सलोनी रोते हुए वहाँ आती है। गंगा उसे क्षमा कर देती है और वो दोनों खुशी खुशी वापस लौट आती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सौतेली माँ। शोभितपुर नामी एक छोटे से गांव में दो माँ बेटी प्रिया और पूजा अपनी कुटिया में रहती थीं। प्रिया पूजा की सौतेली बेटी थी, परंतु पूजा फिर भी उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन पूजा के स्कूल की दोस्त कामिनी उससे मिलने उनके घर आती है और उसे प्रिया से प्यार जताते देखकर कहती है, अरे पूजा, तू क्या पागल है जो अपनी सौतेली बेटी से इतना प्यार करती है? वह तुम जितना भी प्यार कर लो, रहेगी तो ये सौतेली बेटी ही ना, जो तुम्हें पता नहीं अपनी माँ समझती भी है या नहीं। पूजा कहती है, नहीं नहीं कामिनी, ऐसा कुछ नहीं। प्रिया मेरी बहुत प्यारी बेटी है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। इतना ख्याल तो शायद मेरी अपनी बेटी भी होती तो न रख पाती। हाँ, तेरी अपनी औलाद जो नहीं है, इसीलिए तू ऐसे कह रही है। तेरी भी कोई बेटी होती तो मैं देखती तुम इससे कितना प्यार जताती। अच्छा, मैं अब जाती हूँ, मार्केट जाना है मुझे। इतना कहकर कामिनी पूजा को अशांत करके चली जाती है। प्रिया जब पूजा को निराश देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। माँ, तुम कामिनी मौसी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कभी सौतेली माँ समझा ही नहीं, ना कभी समझूंगी। हाँ प्रिया, बस छोड़ो, कामिनी की तो आदत है ऐसे ही बोलने की। वहीं वो दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है, परंतु कामिनी को घर जाकर भी चैन नहीं आता। ऐसा क्या करूं कि इन दोनों माँ बेटियों में फूट पड़ जाए। मेरी सगी बेटी है, परंतु मेरा इतना ख्याल नहीं रखती जितना उसकी सौतेली बेटी उससे प्यार करती है।
मैं भी ऐसा परिवार बनाना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है मेरा ये सपना सपना ही रहेगा। कामिनी खुद से बातें कर रही होती है कि उसकी बेटी कोमल वहाँ आती है। मुझे भूख लगी है और तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो। जाओ जाकर तुरंत खाना बना दो मुझे प्लीज। कोमल, तुम छोटी नहीं हो, खुद खाना बनाना सीखो और मुझे भी बना कर दिया करो। वो पूजा की बेटी देखी है प्रिया, कितनी संस्कारी लड़की है, सौतेली माँ का इतना ख्याल करती है। लगता ही नहीं दोनों सौतेली माँ बेटियाँ हैं। ओ माँ प्लीज मेरे सामने ये प्रिया नामा खोल कर ना बैठ जाना। जानती हूँ वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती है, क्योंकि उसे लालच है ताकि उसकी माँ उसे घर से ना निकाल दे। परंतु मुझे ऐसा कोई डर नहीं, इसलिए मुझसे ऐसी इच्छा मत रखना। वह कोमल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और कामिनी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या करूं इस लड़की का, मेरी किसी बात का इस पर कुछ असर नहीं होता। वह कोमल की दादी लाठी टेकती हुई आती है और कामिनी को निराश बैठा देखकर कहती है, बहू, यहाँ निराश बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम बस अपना मन साफ कर लो, कोमल भी तुमसे प्रिया जैसा प्यार करने लगेगी। क्या मतलब आपकी इस बात का? मुझ में अच्छे संस्कार नहीं पाए जाते? ये बात तो तुम अपने आप से पूछो बेटा, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। परंतु याद रखना, कर भला सो हो भला। जो मर्जी हो जाए, पर उन दोनों माँ बेटियों में तो मैं फूट डालकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वह कामिनी उठकर घर से बाहर निकल जाती है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे नजर आते हैं। वो उनके पास जाकर बैठ जाती है। क्या बात है बच्चा, क्यों इधर भटक रही हो? किस चीज की तलाश है तुम्हें? साधु बाबा, मेरी एक दोस्त है, उसका शौहर मर चुका है और उसकी एक सौतेली बेटी भी है जो उससे बहुत प्यार करती है। परंतु मेरी बेटी तो मुझसे प्रिया जैसा प्यार नहीं करती और न ही बात मानती है। मैं जब पूजा और प्रिया को देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन दोनों माँ बेटी का प्यार खत्म हो जाए? साधु बाबा कहते हैं, उन दोनों माँ बेटी का प्यार खत्म करवाना है या तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी भी तुमसे प्रिया के जैसा प्यार करने लगे? वह कामिनी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मुझे उन दोनों माँ बेटी का प्यार खत्म करवाना है। कोमल मेरी सगी बेटी है, उसके दिल में कभी ना कभी तो मेरे लिए प्यार पैदा हो ही जाएगा। बस कुछ ऐसा कर दो कि ये दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। तुम एक बेवकूफ लड़की हो जो दूसरों की खुशियों से जलती है। तुम्हारी बुरी सोच और नियत के कारण तुम्हें ये सजा दी जाती है कि तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी के प्यार को तरसोगी। फिर तुम जानोगी किसी को दुख देना कितनी बुरी बात है। साधु बाबा की बात सुनकर कामिनी जोर जोर से रोने लगती है और विनती करती है, साधु बाबा, ऐसा अत्याचार मत करो। मैं क्षमा चाहती हूँ और वचन देती हूँ कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। परंतु साधु बाबा अदृश्य हो गए थे और कामिनी वहीं बैठी रोने लगी। वहीं पूजा आती है। कामिनी, कामिनी, क्या बात है, क्यों रो रही हो और इस घने जंगल में कैसे पहुँची? पूजा, मुझे क्षमा कर दो, मेरी दोस्त, मुझसे बहुत बड़ा पाप होने लगा था। कौन सा पाप कामिनी, और कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो ये सब और घर चलो। कोमल को चोट लगी है, वो तुम्हें घर में ना पाकर निराश हो गई थी। वो ढूंढने निकली थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, पर ऊपर वाले की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। बस जरा सी चोट लगी है जो पत्ते तोड़कर बांधने से ठीक हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया है जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। मैं वचन देती हूँ कभी किसी को दुख नहीं दूंगी। और फिर वे दोनों घर की ओर चल देती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।